स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आज का दिन राज्य की जनता के लिए मुश्किलों वाला दिन होने वाला है, या कहें कि आज से मुसीबत की शुरुआत और ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जनरल ओबीसी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें अब आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी शामिल होने वाले हैं। यह ऐलान पहले ही हो चुका है, यानी कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो आज से बंद हो जाएंगी। इस इमरजेंसी सेवाओं की अगर बात करें तो ये वो सेवाएं रोजमर्रा जिनसे आपका पाला पड़ता है, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, परिवहन सेवाओं की बात करें, तो जो कर्मचारी इन सेवाओं से जुड़े थे उन्होंने भी अब हड़ताल को समर्थन देते हुए अपने काम काज को ठप रखने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख कर्मचारियों की हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं के शामिल होने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो इससे पहले भी ऐलान किया गया था, लेकिन उस वक्त कोरोना के हालात को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को टाल दिया था। लेकिन अब आज का वो दिन है, आज की जो 12 तारीख है, तो आज से ये कर्मचारी इस हड़ताल को अपना सपोर्ट देने के लिए अपना कामकाज छोड़ देंगे। तो इससे तय है कि मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो इससे पहले कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो एक तरह से हाईकोर्ट ने जो गेंद थी वो राज्य सरकार के पाले में डाल दी और कहा कि आप इतने सक्षम हैं कि हड़ताल को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए आप उठा सकते हैं। तो कर्मचारियों ने कल हाईकोर्ट के इस रुख के बाद राहत की सांस ली है। तो वहीं अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। तो सरकार लगातार सख्त, इससे पहले नो वर्क नो पे, यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं की पॉलिसी जारी कर चुकी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्मचारियों को समझना चाहिए कि अगर आपातकालीन सेवाएं बाधित हो गई तो इससे कोरोना जैसी बीमारी भी आजकल फैली हुई है, तो लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। जब ऐसे समय में जब एक महामारी का संकट सिर पर मंडरा रहा है और ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं कि कर्मचारियों को इस तरह से आपातकालीन सेवाएं हों चाहे अन्य सेवाएं हों वो बाधित करनी पड़े। सबकी तनख्वाहें मिल रही हैं, सबको सब तरह के काम वो कर सकते हैं, तो उनको ये चाहिए कि इस समय, इस संकट के समय में वो पहली चिंता वो राज्यवासियों की करें, जो काम उनको करना चाहिए, जिसके लिए उनको रोजगार दिया गया है, जिसके लिए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, तो वो काम उनको करना है। तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि इतनी भी आपात स्थिति नहीं है कि जो आप आपातकालीन सेवाओं को ठप कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को काम पर लौट के आ जाना चाहिए। तो ये अब दिन आज से जो शुरू हो रहे हैं वो मुश्किलों भरे दिन होंगे। फिलहाल सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुनील, अगर कहें तो वाकई में हड़ताल का जो व्यापक असर है वो आज से राज्य की जनता को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल प्रीति, पहले कर्मचारियों ने 5 मार्च से अनिश्चितकालीन माफ कीजिएगा जो आपातकालीन सेवाएं हैं इनको ठप करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद बजट सत्र और जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण को लेकर जो लोगों में भय का माहौल बना हुआ था उसको देखते हुए कर्मचारियों ने इसे 12 मार्च तक के लिए टाल दिया था कि इस बीच सरकार कोई ना कोई फैसला कर ले। लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया कर्मचारियों के अनुसार। तो 12 मार्च से अब आपातकालीन सेवाएं ठप कर दी गई हैं और बड़ी दिक्कत है कि इस ऐसे समय में जब कोरोना वायरस की तमाम जगह लोगों में भय फैला हो, तमाम जगह पेशेंट सामने आ रहे हैं। कल हल्द्वानी में एक सस्पेक्टेड केस आया, हालांकि उसको बाद में चेकअप के बाद रिलीव कर दिया गया कि वो कोरोना का संक्रमित पेशेंट नहीं था, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। आज पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और ऐसे में अगर आपकी बिजली गुल होती है तो फिर उसको ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। लोगों के पानी के कनेक्शन अगर टूट जाते हैं तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। आप अस्पताल जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर्स नहीं होंगे, फार्मासिस्ट नहीं होंगे। हालांकि जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज यूनियन ने यह भी ऐलान किया है कि जहां जहां जिन जिन हॉस्पिटल में कोरोना की यूनिट बनाई गई हैं वहां के फार्मासिस्ट, वहां के स्टाफ नर्सेस को इस हड़ताल से छूट रहेगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में जो टीचर्स लगे रहेंगे उनको भी इस हड़ताल से छूट रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब आम आदमी की दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि 2 मार्च से कर्मचारी हड़ताल पे थे, लेकिन फिर भी ऑफिसों में छिटपुट काम हो रहा था। लेकिन आज के बाद पूरी तरह से जो अन्य लाइफलाइन से जुड़ी जो सर्विसेज हैं वो भी ठप हो जाएंगी। इसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़नी तय है। बिल्कुल सुनिए, क्योंकि कल हाईकोर्ट ने एक तरह से सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी कि आप इतने सक्षम हैं, आप इस लायक हैं कि आप कोई कदम उठा सकते हैं, तो सरकार को तय करना होगा। इससे पहले ही वो सख्ती दिखाते हुए नो वर्क नो पे का ऑर्डर जारी कर चुकी है। तो अब सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? क्या और वो सख्ती करेगी या फिर अब मान मनोहार का ही दौर आ गया है?
देखिए, सरकार के पास एक स्टेप था कि वो कर्मचारियों को जो पहले नो वर्क नो पे का जो आदेश जारी किया था, ये उम्मीद थी कि इससे कुछ कर्मचारी वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि पूरे राज्य के जो करीब 1 से 1.5 लाख कर्मचारी हैं जनरल ओबीसी के, वो पूरी तरह से स्ट्राइक पर हैं। यहाँ तक कि जो अभी तक हेल्थ जैसे डिपार्टमेंट को इससे मुक्त रखा गया था, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। इन दिनों फायर सीजन है, फॉरेस्ट के जो डिप्टी रेंजर्स के जो यूनियंस है, करीब 400-450 डिप्टी रेंजर्स हैं जो जिनके जिम्मे पूरा फायर सीजन होता है, वो भी स्ट्राइक में आज से कूद गए हैं। कल उन्होंने ऐलान किया था कि कल से हम भी बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इस तरह से अभी राज्य सरकार दुविधा में है। ये प्रमोशन में आरक्षण पे कोई भी एक स्टेट अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो पूरे अन्य राज्यों के लिए भी एक लीक लाइन बन जाएगी। और इसी के मद्देनजर कोई भी चाहे उत्तराखंड की बात हो, उत्तराखंड भी अपने बिल्कुल सुनील, तो चलिए दिन भर जो हलचल रहेगी वो भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंदोलनकारी समझ रहे हैं कि सरकार उनकी नहीं सुन रही, सरकार कह रही है कि आंदोलनकारी उनकी नहीं सुन रहे। बहरहाल इन सबके बीच जब कर्मचारियों को लग रहा है कि कहीं कोई उनको सुनवाई नहीं हो रही है, तो कर्मचारी पहुंच गए हैं न्याय के देवता गोलजू के दरबार में, जहां जागर लगाकर गुहार लगा रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का मामला सरकार और कोर्ट के बाद अब न्याय के देवता की चौखट पर भी है। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर अड़े कर्मचारियों की सरकार ने नहीं सुनी, तो अपनी फरियाद लेकर कर्मचारी अल्मोड़ा में चितई गोलजू मंदिर पहुंच गए। यहाँ परंपरागत जागर लगाई गई और गोलू देवता से ही प्रमोशन में आरक्षण हटाने की मांग की गई। भगवान पे विश्वास रखे यहाँ पर आते हैं और भगवान जो है कार्य कहीं से नहीं होता, वो यहाँ पर भगवान जी उनके ऊपर कृपा करते हैं और भगवान जी से प्रार्थना है कि आंदोलन जल्दी सफल हो। गोलजू को न्याय का देवता माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ हर फरियाद पूरी होती है, और अब इसीलिए कर्मचारियों ने यहाँ जागर लगाई और कर्मचारियों को अब मांगे जल्द पूरी होने की उम्मीद है। इनको सद्बुद्धि देने के लिए ही हमने आज भगवान गोलजू के मंदिर में ये जागर का प्रोग्राम रखा है, और सारी कर्मचारी नेताओं की भगवान गोलजू से एक ही गुजारिश है कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे। अब हाईकोर्ट और सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को राहत नहीं मिली। ऐसे में अब कर्मचारियों को सिर्फ गोलजू से ही आस है। आज कर्मचारियों ने भी प्रमोशन में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर जागर लगा रखा है और भगवान को कह रखा है कि उनकी मांग पूरी हो। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। तो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन सबके बीच जो कर्मचारी हड़ताल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी भी हो रही है। पौड़ी में हड़ताल के बावजूद जब कुछ सरकारी कार्यालय में कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई गई। इससे पहले आपको याद होगा, कर्मचारी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई थी। सतपुली में हड़ताली कर्मचारियों के छापेमार दल ने सरकारी ऑफिस में छापेमारी की और कर्मचारियों को काम करने से रोककर ऑफिस से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जब तुम्हें पता है कि हड़ताल चल रही तो क्या ड्रामा कर रहे थे? बंद करो, अक्ल से साइन करके इसलिए घर से जाना, क्या मतलब है ना? आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम किसी के अहित की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रदेश में तमाम कार्यरत उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो इस समय पदोन्नति न होने की वजह से व्यथित है। चलिए और अब बात कोरोना की। देहरादून में महंत इंद्रेश अस्पताल में कोरोना का संदिग्ध मरीज भर्ती हुआ है। मरीज देहरादून का रहने वाला है और साउथ कोरिया में नौकरी करता है। फिलहाल डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसे रखा गया है और आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती है। तो मरीज जांच के लिए अस्पताल पहुंचा था जिसमें कुछ ऐसे लक्षण मिले हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल जो सैंपल भेजा गया है जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर साउथ कोरिया में ये नौकरी करता था शख्स और इसके बाद ये पहुंचा देहरादून अस्पताल, तो कुछ ऐसे लक्षण इसमें मिले हैं। तो फिलहाल रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, उससे पहले सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो दीपांकर, एक और संदिग्ध केस सामने आए हैं यहाँ, किस तरह से अब आगे कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल प्रीति, कल ये केस सामने आए। जो जिस युवक में लक्षण पाए गए हैं वो दक्षिण कोरिया से वापस देहरादून लौटा है। तो उसने घर जाने से पहले ही अस्पताल आना उचित समझा कि कहीं कोई स्थिति इस तरीके की ना हो कि कोरोना का कोई वायरस उसके शरीर में हो। इसलिए उस आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पर महंत इंद्रेश अस्पताल में रखा गया है। फिलहाल उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि इसके अलावा फिलहाल कोई भी अभी संदिग्ध मरीज नहीं है। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि मॉनिटरिंग जरूर की जा रही है। जो लोग बाहर से लौट रहे हैं उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कहीं किसी में कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण मिले तो उससे तुरंत उसकी रिपोर्ट की जाए।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारीफ भी करनी होगी इसकी। अमूमन हो क्या रहा आगरा में, देखिए लोग आए बाहर से लेकिन बिना चेकअप के घर चले गए। अब 2 और लोगों में पुष्टि हो गई है कोरोना की, तो यहाँ इस शख्स की तारीफ करनी होगी जो खुद ही जब दक्षिण कोरिया से लौटे तो अस्पताल चले गए और खुद को ही कहा कि उनका चेकअप कर लो, क्योंकि एक से कईयों में बहुत एक चेन बनती जाती है जिससे कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। तो फिलहाल अभी सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही, कुछ संदिग्ध पेशेंट भी भर्ती हैं, तो इसको देखते हुए श्रीनगर गढ़वाल में आज से शुरू होने वाली ऑल इंडिया इंटर एनआईटी खेल प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। इस खेल प्रतियोगिता में देश के 18 एनआईटी को हिस्सा लेना था। फुटबॉल, खो खो और भी सारी प्रतियोगिताएं थी, लेकिन क्योंकि अब कोरोना का कहर है और कोरोना फैलता बहुत जल्दी है लोगों के आपस में मिलने जुलने से, तो इन तमाम हालातों को देखते फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। तो कोरोना का असर हमारे सामाजिक, हमारे धार्मिक तमाम कार्यक्रमों पर पड़ रहा है। देहरादून का झंडा मेला जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध मेला है, लोगों की भीड़ जुटती है, लेकिन देखिए कोरोना की वजह से यहां इस बार क्या हालात हैं। देहरादून में झंडे जी में इस बार 105 फुट लंबे ध्वज डंडे को बदला जाना है और परंपरा के अनुसार हर 3 साल में श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में श्री झंडा जी के डंडे को बदला जाता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार मेले में कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। वो बड़ी संख्या में आए हैं और हमने जो WHO है, हमारी उत्तराखंड सरकार है, स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइजरी है कि किस तरह से मेले में सावधान रहना है, क्या क्या एहतियात बरतने हैं, उसके लिए संगत को मैं लगातार बता रहा हूँ। मेला प्रबंधन की तरफ से भी विदेशी श्रद्धालुओं के दरबार परिसर में न आने की अपील की गई है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर हेल्थ कैंप भी लगाए गए हैं। यदि आपकी तरफ से या जो सहयोग है शासन प्रशासन के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है, उनके अपने सारी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी हुई है और हमारा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल चुस्त हैं। महाराज जी ने प्रबंध बहुत अच्छा किया हुआ है कि किसी को खांसी जुकाम हो जल्दी से बचाओ और एम्बुलेंस हॉस्पिटल से आती है और लेके जाते हैं। भले ही कोरोना के खतरे को लेकर लोगों को भीड़ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन दरबार साहिब के मेले को देखकर कहा जा सकता है कि लोगों में वायरस का डर हो, लेकिन आस्था के आगे सब फीका है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और अब बात राज्य के मौसम की। तो फिर से मौसम बदला और कल देर रात से ही राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जारी किया था और आज कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उत्तरकाशी और पौड़ी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम लगातार बदल रहा है राज्य का और अगर हम देखें तो इस बार वैसे ही पहले रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो चुकी, 15-16 बार बर्फ गिर चुकी है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जो थोड़े मैदानी इलाके हैं वहां बारिश होगी, झमाझम हो रही है। कल से ही उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। इसके अलावा जो उत्तरकाशी, पौड़ी या अन्य पहाड़ी जिलों के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां बर्फबारी होगी। तो मौसम का जो अनुमान पहले ही मौसम विभाग ने जताया था वो सही साबित हो रहा है। अभी आने वाले कुछ और दिन में लोगों को यहां मौसम का एक बदला रूप देखना पड़ेगा। इसके अलावा ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अब ये जो मार्च का महीना है तो अमूमन इस दौरान बारिश और बर्फबारी कमी होती है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, लगातार बर्फबारी की भी अब संभावना जताई गई है। चलिए, इन तमाम खबरों के बीच में एक अच्छी खबर। राज्य के 2 मंडल कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी अब कम होने जा रही है। रेल मंत्रालय ने काशीपुर धामपुर के बीच नई रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा कर लिया है और इस लाइन के बनने से हल्द्वानी से देहरादून के बीच रेलवे की जो यात्रा है वो 2 घंटे कम समय में पूरी हो जाएगी और करीब 50 किलोमीटर ये दूरी घट जाएगी। पिछले साल अगस्त में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस रेलवे लाइन को लेकर बात की थी, जिसके बाद सर्वे शुरू हुआ जो अब पूरा हो गया है। तो अनिल बलूनी ने फिर से मुलाकात की है और उसके बाद बताया कि काशीपुर धामपुर के बीच नई रेल लाइन में 1250 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उसके बाद ये रेल लाइन बनकर तैयार होगी। तो अनिल बलूनी जो मुंबई में अपना इलाज कराकर लौट आए हैं तो पूरी तरह से एक्टिव हो चले हैं और जो भी काम है उनको अंजाम दे रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय पीयूष गोयल जी के रेल मंत्रित्व काल में उत्तराखंड को बहुत सारी सौगात मिली है, चाहे जनशताब्दी ट्रेन नैनी दून एक्सप्रेस रही हो, चाहे कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी सौगातें पीयूष जी के समय में मिली हैं और मैंने बहुत सारी कुछ मांगे समय समय पे की है। एक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए मैंने धामपुर से काशीपुर की नई रेलवे लाइन के लिए मैंने मांग की थी और मैं चाहूंगा कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है। माननीय मंत्री जी जरूर बताएं कि उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है। अनिल जी, 29 अगस्त को हम मिले थे और आपने इस रेल लाइन की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने उसको जल्द से सर्वे में काम किया। उसका सर्वे की रिपोर्ट भी अभी मेरे समक्ष आ गई है। 7 किलोमीटर की लाइन, लगभग 1250 करोड़ रुपए का अंदाजन अनुमानित खर्च है। इस पे अब हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार से भी बात करेंगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। आपने आज जो कुंभ होना है उसकी भी चर्चा की मेरे से। कुंभ के विषय में भी मैंने बहुत उच्च स्तरीय टीम को जिम्मेदारी दी है कि वो उसके वहाँ पे सब काम को देखे, उसमें किस किस प्रकार से सुविधाएं अच्छी बने और कोई भी यात्री जो कुंभ के लिए ट्रेन द्वारा हरिद्वार आए, उत्तराखंड आए, उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और हर प्रकार से सुविधा दोनों की चिंता करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से रेल विभाग में निवेश हुआ है, सुविधाओं में वृद्धि हुई है, चाहे वो ट्रेन को समय पर चलाने की बात हो, स्टेशनों के उद्धार की बात हो, एक प्रकार से पूरे भारतीय रेल को मैं समझता हूँ मोदी जी ने एक नया जीवन दिया और उत्तराखंड इस का लाभ बड़े पैमाने पे ले सके। हर उत्तराखंडी को लगे कि उत्तराखंड के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। ये स्पष्ट आदेश मुझे प्रधानमंत्री जी का मिला है और आप बेफिक्र रहिए कि उत्तराखंड में रेल का जो विस्तार का काम है वो तेज गति से। चलिए, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो अटक जाते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि फंड नहीं। लेकिन देखिए, जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो भारी भरकम धनराशि होने के बावजूद उसे खर्च करने की भी जहमत नहीं उठाते। पिथौरागढ़ जिले की रिपोर्ट देखिए। वित्तीय सत्र भले ही समाप्ति की दहलीज पर हो, बावजूद इसके जारी सत्र में पिथौरागढ़ के ब्लॉक और ग्राम पंचायतों ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। असल में अब ब्लॉकों और पंचायतों के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे संचालित होगी, कौन संचालित करेगा, इसकी जानकारी न तो ग्राम पंचायतों को दी गई है और न ही विकास खंडों को। नतीजा ये कि गांव की सरकार के खाते में पैसे तो हैं, लेकिन खर्च नहीं हो पा रहे। देखिए, हमें ग्राम प्रधान बने हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं है कि 14वां वित्त कैसे खर्चा करना है और राज्य वित्त कैसे खर्चा करना है। और यहाँ हम जिलाधिकारी महोदय से हमने बीच में उनके संज्ञान में लाए थे, उनको हमने ज्ञापन भी दिया था कि सरकार तक हमारी जो भी हमारी समस्या है उसको पहुँचाया जाए। इस साल गाँव के लिए राज्य और 14वें वित्त से 57 करोड़ की धनराशि मिली है, जिसमें बिण ब्लॉक को 79,62,000 रुपए, मूनाकोट को 83,54,000, धारचूला को 88,32,000, डीडी हाट को 72,54,000, मुंसियारी को 1,56,00,000, एरीनाग को 76,76,000, गंगोली हाट को 1,06,00,000 और कनाली छीना को 84,26,000 की धनराशि जारी हुई। कुल मिलाकर 50,22,00,000 ग्राम पंचायतों के और 6,85,00,000 रुपए ब्लॉकों के ऑनलाइन के फेर में फंसे हुए हैं। जो 14वें वित्त और राज्य वित्त की धनराशि ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित की गई है, उसका भुगतान की प्रक्रिया पीएफएमएस के द्वारा की जानी है। तो इसकी पूरी तैयारियां की गई हैं और पीएफएमएस का जो प्रशिक्षण है वो भी यहाँ जिला स्तर से जो है उनको दिया गया है।
गांवों की सरकार बने 5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन महीनों में सरकारी मशीनरी न तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर पाई है, न ही कोई विकल्प तलाश पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस धनराशि को जैसे तैसे खर्च कर भी दिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि मात्र 20 दिनों में इसका सही उपयोग हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और खबर चमोली से, यहाँ के वाणगांव में 8 मार्च के बजाय कल महिला दिवस मनाया गया। दरअसल होली थी, जिसकी वजह से 8 मार्च को महिला दिवस ये लोग महिलाएं नहीं मना पाई थी। तो उसके बाद देखे, कहीं उत्साह में कमी नहीं थी, कहीं जोश में कमी नहीं थी और नाच गाकर इस कार्यक्रम को महिलाओं ने खास बना दिया।